रुकिए, भले ही आप अभी बर्तन धो रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या ऑफिस के किसी बोरिंग काम के बीच ये सुन रहे हो, अगले 60 सेकंड सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपकी पूरी जिंदगी की एक आदत को समझा देगा। सोचिए, कल आपने खुद से कहा था आज रात जल्दी सो जाऊंगा और आप 1 बजे तक रील्स देखते रहे। पिछले महीने आपने वो कोर्स खरीदा था जो अभी तक अनटच्ड पड़ा है और अभी इसी वक्त कोई ना कोई ऐसा काम है जिसे आप पिछले कई दिनों से टाल रहे हैं। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा, फिर भी आप वही करते हैं। तो क्या आप कमजोर हैं? क्या आप आलसी हैं? बिल्कुल नहीं। और आज मैं आपको 3 अलग अलग नजरियों से साबित करूंगा, आधुनिक मनोविज्ञान से, हजारों साल पुरानी प्राचीन समझ से और दिमाग के अंदर होने वाले रियल केमिकल गेम से। जब ये तीनों जुड़ते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है और शायद पहली बार आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए टालमटोल क्यों होती है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे टाइम मैनेजमेंट की कमी। गूगल पर सर्च करें, हजारों आर्टिकल यही कहते मिलेंगे। बेहतर प्लानर खरीदो, टू डू लिस्ट बनाओ, अलार्म लगाओ। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, ये सारी चीजें ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करती और इसकी वजह यह है कि असली समस्या समय की नहीं, भावनाओं की है। आधुनिक साइकोलॉजी में एक साफ खोज है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं। यानी आप वो काम नहीं टालते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप उसे टालते हैं क्योंकि वो काम आपके अंदर कोई असहज भावना जगाता है, जैसे बोरियत, डर, आत्मसंदेह या फिर थकान। और अब यहां मजेदार मोड़ आता है। ये कोई नई खोज नहीं है। 2500 साल पहले रोमन दार्शनिक सेनेका ने भी लगभग यही बात लिखी थी कि इंसान अपने काम को इसलिए टालता है क्योंकि वो अनिश्चितता और तकलीफ से बचना चाहता है, भले ही इसकी कीमत उसे भविष्य में चुकानी पड़े। तो सोचिए, 2000 साल पहले के इंसान की भी वही उलझन थी जो आज आपकी है। ये सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से पैदा हुई आधुनिक बीमारी नहीं है, ये इंसानी मन की एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी बुनावट है। और अब चलिए इसी बुनावट के अंदर झांकते हैं। अच्छा, अगर आप अभी कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो सिर्फ इतना याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन भावनाओं से जुड़ी समस्या है, समय से नहीं। बाकी सब इसी एक लाइन पर टिका है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह भावना दिमाग में कैसे पैदा होती है। आपके दिमाग में लगातार एक जंग चलती है और इसे समझने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इमेजिन कीजिए, एक विशाल हाथी है और उसकी पीठ पर एक छोटा सा सवार बैठा है। सवार के हाथ में लगाम है। वो हाथी को दिशा दिखा सकता है, रास्ता बता सकता है, लेकिन अगर हाथी को कुछ पसंद नहीं आया या वो डर गया तो सवार की लगाम कोई मायने नहीं रखती। हाथी अपनी मर्जी से जिधर चाहे चला जाता है। ये तस्वीर आधुनिक साइकोलॉजी में इंसानी दिमाग को समझाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो सवार है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो सोचता है, योजना बनाता है, भविष्य को समझता है और तर्क करता है। और वो विशाल हाथी है आपका लिम्बिक सिस्टम, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं, तुरंत मिलने वाले सुख और खतरे से जुड़ा है। लिम्बिक सिस्टम लाखों साल पुराना है। यह आपके पूर्वजों के दिमाग में तब से है जब इंसान जंगलों में शेर से बचते थे
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंसानी विकास में सबसे बाद में आया और सबसे कमजोर भी है। तो जब आप कोई मुश्किल, बोरिंग या डरावना काम शुरू करने की सोचते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट लिखना या एग्जाम की तैयारी, तो हाथी यानी लिम्बिक सिस्टम उसे खतरे के रूप में पहचान लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी किसी जंगली जानवर को पहचानता था। और खतरा दिखते ही शरीर का सबसे पुराना नियम लागू होता है, भागो। आप उस काम से भागते नहीं दिखते, लेकिन आप भाग रहे होते हैं। मोबाइल की तरफ, यूट्यूब की तरफ, थोड़ी देर बात करूंगा की तरफ। सवार पूरी कोशिश करता है लगाम खींचने की, लेकिन हाथी के सामने वो बेबस है। अब यहां प्राचीन समझ फिर से चौंकाती है। भारतीय दर्शन में सदियों से मन को एक बंदर की तरह बताया गया है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर लगातार कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। भगवत गीता में मन की तुलना एक ऐसी चंचल चीज से की गई है जिसे वश में करना हवा को मुट्ठी में बांधने जितना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। गौर कीजिए, बंदर वाला मन और वो विशाल हाथी, दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। हजारों साल पहले के ऋषियों ने बिना MRI मशीन के सिर्फ ध्यान और अनुभव से वही समझ लिया था जो आज न्यूरोसाइंस लैब में साबित हो रहा है कि मन अपने आप काबू में नहीं आता, उसे समझदारी से साधना पड़ता है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, चाहे किसी और काम में लगे हो, याद रखिए ये इमेज एक हाथी और उसकी पीठ पर एक सवार। आपका इमोशनल दिमाग हाथी है, ताकतवर और पुराना। आपका तर्कशील दिमाग सवार है, समझदार लेकिन कमजोर। अब जानते हैं कि हाथी को किस चीज की लत है। आपने डोपामीन का नाम जरूर सुना होगा। लोग उसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। डोपामीन असल में खुशी का नहीं, चाहत और इच्छा का केमिकल है। यह आपको किसी चीज की तरफ खींचता है, उम्मीद जगाता है, और सबसे दिलचस्प बात, दिमाग सबसे ज्यादा डोपामीन तब छोड़ता है जब इनाम तुरंत और पक्का हो। अब यहां असली खेल समझिए। आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ मोबाइल है, जहां हर स्क्रॉल पर तुरंत कुछ नया मजेदार मिलता है। दूसरी तरफ वो प्रोजेक्ट है जिसका फायदा, प्रमोशन, अच्छे नंबर, बेहतर भविष्य हफ्तों बाद मिलेगा। आपका दिमाग एक अदृश्य गणित करता है जिसे साइंस में टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। मतलब जो इनाम जितना दूर है, दिमाग उसकी कीमत उतनी ही कम आंकता है। एक साल बाद मिलने वाला बड़ा इनाम दिमाग को उतना असली नहीं लगता जितना अभी मिलने वाला एक छोटा इनाम, भले ही तर्क से बड़ा इनाम कहीं बेहतर हो। यही वजह है कि आप जानते हुए भी पढ़ाई से भविष्य बेहतर बनेगा, फिर भी अगले 20 मिनट इंस्टाग्राम पर निकाल देते हैं। अब इस पूरे खेल को प्राचीन नजरिए से देखिए। बौद्ध दर्शन में गहरी बात कही गई है। दुख की जड़ है तृष्णा, यानी लगातार कुछ नया चाहते रहना। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा अगली चीज की तलाश में रहता है। 2500 साल पहले बुद्ध ने जिस तृष्णा के चक्र की बात की थी, वो आज ठीक उसी तरह काम करती है जब आप एक रील खत्म करके तुरंत अगली रील पर स्वाइप करते हैं। मन कभी बस अब काफी है नहीं कहता। डोपामीन का यह सिस्टम कोई गलती नहीं है। ये लाखों साल पहले इसलिए बना था ताकि इंसान भोजन ढूंढे, खतरे से बचे और प्रजाति आगे बढ़े। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर ऐप, हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन जानबूझकर इसी तुरंत इनाम वाले सिस्टम को टारगेट करने के लिए डिजाइन की गई है, ये वही पुराना सिस्टम अब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जब आप कोई काम टालते हैं, उस पर दिमाग को एक छोटा
डोपामिन शॉट मिलता रहता है, राहत का एहसास मिलता है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब डेडलाइन पास आती है, वही दिमाग तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल से भर जाता है। और चूंकि तुरंत मिलने वाली राहत बाद में मिलने वाले दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस होती है, दिमाग हर बार वही गलती दोहराता है। अगर बीच में ध्यान भटक गया हो तो बस इतना पकड़ लीजिए, आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले छोटे इनाम को बहुत दूर के बड़े इनाम से ज्यादा असली मानता है। यही वजह है कि फोन उठाना आसान लगता है और असली काम मुश्किल। अब बात करते हैं एक ऐसे राज की जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक हैरान करने वाली रिसर्च है। वैज्ञानिकों ने लोगों के दिमाग को स्कैन करके हुए पाया, जब लोग खुद के बारे में सोचते हैं, दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब वही लोग भविष्य के खुद के बारे में सोचते हैं, अगले महीने का मैं, अगले साल का मैं, दिमाग उसे लगभग वैसे ही ट्रीट करता है जैसे वो कोई पूरी तरह अजनबी इंसान हो। जरा सोचिए इसका मतलब। जब आप आज कोई काम टालते हैं, आपका दिमाग असल में सोचता है, ठीक ही है, एक मुश्किल काम मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। और वो कोई और असल में आपका ही भविष्य का रूप है। लेकिन दिमाग उसके लिए उतनी सहानुभूति नहीं रखता जितनी आज की आपके लिए रखता है। अब जहां प्राचीन ज्ञान फिर से बिल्कुल सटीक बैठता है, भारतीय अध्यात्म में एक गहरी अवधारणा है, अनित्यता यानी नश्वरता का बोध। ये विचार बार बार दोहराया गया है कि आज का पल कल का पल नहीं होगा और हर पल जो आप जीते हैं वो असल में यही एक ही आप है, बटा हुआ नहीं। जब आप ये भूल जाते हैं कि आज का फैसला कल के आपको सीधा प्रभावित करेगा, तब आप आसानी से अपने भविष्य पर बोझ डाल देते हैं। स्टोइक दार्शनिकों की सोच भी यही थी। वो हर सुबह खुद से पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं यही फैसला लेता। यह अभ्यास कोई डरावना ख्याल नहीं था, बल्कि खुद को याद दिलाने का तरीका था कि समय सीमित है और बाद में कोई गारंटी शुदा चीज नहीं है। इसके साथ जुड़ी है ऑप्टिमिज्म बायस। दिमाग हमेशा भविष्य को हकीकत से बेहतर करके आंकता है। हम सोचते हैं कि कल ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा मोटिवेशन होगी, लेकिन कल भी लगभग वैसा ही दिन होगा जैसा आज है, बल्कि डेडलाइन पास आने से तनाव और बढ़ जाएगा। तो अगली बार जब आप सोचे कि कल कर लूंगा, याद रखिए आप असल में अपने ही किसी अनजान भाई बहन पर बोझ डाल रहे हैं जो कल आप ही बनेंगे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग टालमटोल करते हैं, वो लापरवाह होते हैं। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेटर्स अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, इतनी ज्यादा कि वो असफलता से डर से जकड़ जाते हैं। दिमाग एक अनजाना सौदा करता है, अगर मैंने ये काम शुरू किया और अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब है मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने काम टाल दिया तो एक बहाना हमेशा तैयार रहेगा, मैंने वक्त पर शुरू ही नहीं किया वरना बहुत अच्छा करता। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन आत्मसम्मान को बचाने की एक अनजानी तरकीब बन जाती है। यही वजह है कि सबसे प्रतिभाशाली, सबसे महत्वाकांक्षी लोग भी अक्सर सबसे ज्यादा टालमटोल करते पाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय सोच में इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दिया गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक लाइन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। जब आपका पूरा ध्यान नतीजे पर होता है, क्या ये परफेक्ट होगा, क्या लोग पसंद करेंगे, तो दिमाग उसे खतरे के रूप में देखता है और भाग जाता है।
लेकिन जब ध्यान सिर्फ काम करने की प्रक्रिया पर होता है तो नतीजे का डर अपने आप कम हो जाता है और शुरू करना आसान हो जाता है। यही सिद्धांत है जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी सिखाती है। प्रोसेस गोल्स आउटकम गोल्स से ज्यादा असरदार होते हैं। अब जब आपने ये पूरी तस्वीर देख ली, साइकोलॉजी, प्राचीन ज्ञान और न्यूरोसाइंस, तो चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। पहला, हाथी को छोटा रास्ता दिखाइए। काम को इतना छोटा बना दीजिए कि पहला कदम लगभग हास्यास्पद रूप से आसान लगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलना। जब खतरा छोटा दिखता है तो हाथी नहीं भागता। दूसरा, तुरंत इनाम खुद तैयार कीजिए। क्योंकि दिमाग तुरंत इनाम चाहता है, काम खत्म होते ही खुद को एक छोटा इनाम दीजिए। मनपसंद गाना, 5 मिनट की सैर, या धीरे धीरे दिमाग उस काम को भी अच्छे एहसास से जोड़ने लगेगा। तीसरा, कल वाले आप से आज ही मुलाकात कीजिए। कोई भी फैसला लेने से पहले एक पल रुककर पूछिए, कल का मैं इस फैसले पर क्या महसूस करेगा। स्टोइक अभ्यास की तरह इसे रोज की आदत बना लीजिए। चौथा, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट पर नहीं। मुझे परफेक्ट रिपोर्ट लिखनी है की जगह सोचिए, मुझे अभी बस अगले 20 मिनट लिखना है। गीता की वो पुरानी सीख यहां बिल्कुल फिट बैठती है। पांचवा और सबसे जरूरी, खुद के साथ नरमी रखिए। रिसर्च साफ बताती है जो लोग टालमटोल के बाद खुद को कोसते हैं वो असल में ज्यादा टालमटोल करते हैं, कम नहीं। क्योंकि गिल्ट तनाव बढ़ाता है और तनाव हाथी को फिर से भागो मोड में डाल देता है। जो लोग खुद को माफ कर पाते हैं वो तेजी से वापस पटरी पर आ पाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कोई काम टालते हुए पाए, याद रखिए यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपके अंदर के उस हाथी की पुरानी फितरत है जो लाखों साल से तुरंत के आराम की तरफ खींचता आया है। ये वही चुनौती है जिसे सेनेका ने 2000 साल पहले महसूस किया, जिसे बुद्ध ने तृष्णा कहा, जिसे गीता ने चंचल मन कहा और जिसे आज न्यूरोसाइंस लिम्बिक सिस्टम और डोपामीन के नाम से समझाती है। तीनों एक ही सच बताते हैं, मन को जीतने की कोई एक जादुई ट्रिक नहीं है, लेकिन समझदारी से उसे साधा जरूर जा सकता है। तो आज अभी इसी पल कोई एक छोटा काम चुनिए जिसे आप टाल रहे थे, उसे इतना छोटा बना दीजिए कि शुरू करना आसान लगे और बस 2 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए। आपका हाथी शायद विरोध करेगा, लेकिन अब आपके पास लगाम पकड़ने की समझ है। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक कीजिए, किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो हमेशा कहता है कल से शुरू करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे दिमाग के एक ऐसे छुपे राज की। तब तक के लिए खुद पर नरमी रखिए, छोटे कदम उठाते रहिए और लगाम अपने हाथ में रखिए। धन्यवाद।